नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो आस्था, डर और धोखे के एक बहुत ही पेचीदा जाल को सामने लाती है। ये कहानी है एक तथाकथित गॉडमैन की, जिस पर आरोप है कि उसने अपने ही मानने वालों के भरोसे को सबसे संगीन तरीकों से तोड़ा। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। जांच का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक हैरान कर देने वाली रकम 62.74 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये सारा पैसा कथित तौर पर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के जरिए इधर उधर किया गया और ये सब कई सालों तक चलता रहा। और ये जो नेटवर्क था ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। 130 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स से मिलकर बना था। पुलिस का तो ये भी कहना है कि इनमें से कई खाते फॉलोअर्स, क्लाइंट्स, यहाँ तक कि जो लोग बस मिलने आते थे उनके नाम पर खुलवाए गए थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में कोई एक अकेला आदमी इतने बड़े स्केल की स्कीम को कंट्रोल कर सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अब इस केस की डिटेल्स में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है जहां ऐसी घटनाएं पनपती हैं। तो ये गॉडमैन शब्द का आखिर मतलब क्या है? देखिए, भारत में ये टर्म अक्सर उन आध्यात्मिक गुरुओं या हीलर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें उनके फॉलोअर्स लगभग भगवान का दर्जा दे देते हैं। और हाँ, ये लोग आमतौर पर दावा करते हैं कि उनके पास कुछ अलौकिक पैरानॉर्मल पावर्स हैं। चलिए, अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरी जांच के केंद्र में है, अशोक खरात। अशोक खरात एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर था जो बाद में ज्योतिषी बन गया। दुनिया के सामने उसकी इमेज थी एक आध्यात्मिक गुरु की, एक चमत्कारी इंसान की जो लोगों की मुश्किलें दूर करता था। लेकिन उस पर जो आरोप लगे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसे इंसान की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, सेक्सुअल शोषण और ब्लैकमेलिंग में शामिल था। और धोखाधड़ी का जो तरीका था वो तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। खरात पर आरोप है कि उसने मामूली सी चीजों को चमत्कारी इलाज बताकर बेचा, जैसे टर्की से मंगाया गया जादुई शहद, कीमत 9 से 15 लाख रुपए प्रति किलो, और तो और पॉलिश किए हुए इमली के बीज 1 से 10 लाख रुपए में बेचे गए। सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ लोगों के अंधे भरोसे का फायदा उठाकर किया गया। जांच में एक ऐसा सिस्टमैटिक और दिल दहला देने वाला तरीका सामने आया है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर पीड़ितों को कंट्रोल करने और उनका शोषण करने के लिए किया जाता था। जब भी किसी को टारगेट करके उससे मोटी रकम ऐंठनी होती थी तो एक खास कोड वर्ड इस्तेमाल होता था, अवतार पूजा। बस ये शब्द सुनते ही पूरा स्टाफ समझ जाता था कि अब क्या करना है। सिर्फ कोड वर्ड ही नहीं, एक सीक्रेट सिग्नल भी था। जब कोई महिला खरात के कैबिन में आती तो झूमर की लाइट को डिम कर दिया जाता था, और ये उसके स्टाफ के लिए एक इशारा होता था कि अब उस महिला को सबसे पूरी तरह से अलग थलग कर देना है। इस सिग्नल मिलते ही एक के बाद एक चीजें होती थीं। दरवाजे के बाहर फौरन नो एंट्री का बोर्ड लग जाता था। अगर महिला के साथ कोई आया है तो उसे बाहर ही रोक दिया जाता था। और तो और एक वन वे ग्लास भी था जिससे वो पहले ही अपने टारगेट्स को देख सकता था, उन्हें चुन सकता था। और इस पूरे शोषण को नाम दिया गया था क्लींजिंग या शुद्धिकरण, ताकि पीड़ितों को इमोशनली ट्रैप किया जा सके। यहाँ पर फियर साइकोलॉजी यानी डर का मनोविज्ञान इस्तेमाल किया गया। पीड़ितों को उनके अपनों की जान का खतरा बताकर डराया जाता था। सोचिए, उनसे कहा जाता था तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, और इसी डर के सहारे उन्हें चुप रहने और हर बात मानने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन ये मामला सिर्फ लोगों की गवाही का नहीं है, ये पैसों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल के बारे में भी है। फिलहाल खरात के खिलाफ ऑफिशियली 12 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 8 यौन शोषण के हैं और 4 फाइनेंशियल धोखाधड़ी के। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक केस उसके अपने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, जिसके साथ कथित तौर पर 8.76 करोड़ रुपए की ठगी हुई। मामला इतना बड़ा है कि इसकी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई है। और SIT की नज़र खास तौर पर उन फाइनेंशियल डीलिंग्स पर है जो कथित तौर पर नॉर्मल बैंकिंग चैनलों को बाईपास करके की गई। और अब तो इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की भी एंट्री हो चुकी है। ED प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है, और ये अपने आप में बताता है कि ये आर्थिक अपराध कितने गंभीर हैं। ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। आखिर कैसे कोई इंसान किसी दूसरे के इतने टोटल कंट्रोल में आ जाता है? देखिए, इस तरह के मामलों में अक्सर एक पैटर्न फॉलो किया जाता है।
स्टेप 1, ऐसे लोगों को टारगेट करो जो इमोशनली कमजोर हैं। स्टेप 2, उन पर लव बॉम्बिंग करो, मतलब इतना प्यार और तारीफ बरसाओ कि वो पिघल जाएं। स्टेप 3, धीरे धीरे उन्हें उनके परिवार और दोस्तों से काट दो। और आखिर में स्टेप 4, उन पर एक टोटल डिपेंडेंसी बना लो। चलिए अब जरा इस केस की टाइमलाइन पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। 2018 से 2023 के दौरान उसने अपने ही सीए के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की। फिर 17 मार्च 2024 को अशोक खरात की गिरफ्तारी हुई और अप्रैल 2024 में ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी। इस मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी सामने आया है। खरात और एक बड़े राजनेता के बीच हुई कथित बातचीत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स लीक हो गए हैं और अब इस लीक की भी ऑफिशियल जांच शुरू हो गई है। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जांच इस बात पर हो रही है कि ये डेटा लीक कैसे हुआ, क्योंकि ये अपने आप में एक कानूनी जुर्म है। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर आस्था और धोखे के बीच वो बारीक सी लकीर कहाँ है? कहाँ पर विश्वास खत्म होता है और कहाँ से धंधा शुरू हो जाता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ये केस हम सबके सोचने के लिए छोड़ गया है।